मुझे अपने हमसाये से मोहब्बत हो गई थी जो 5 बच्चों का बाप था। मेरा ताल्लुक पंजाब के एक मोअज़्ज़िज़ घराने से था, जबकि वो गैर बरादरी का था और हमारे बराबर वाला मकान उसने किराए पर लिया हुआ था। ये मोहब्बत इतनी अंधी और अचानक हुई कि जैसे आंधी उठी हो और मुझे कुछ भी सुझाई ना दिया। एक माह के अंदर ही जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। ये तो साबित था कि वालिदैन की नजरों में ये रिश्ता गैर मौजू है और वो किसी सूरत सुहेल से मेरी शादी ना करेंगे। उम्रों का इतना फर्क और ऊपर से सोतन और उसके 5 बच्चे, उसका तो घर भी किराए का था। इन हालात में कोई अक्ल की अंधी भी हो तो ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी, लेकिन मेरी अक्ल के तो सारे चिराग बुझ गए थे। मैं सिर्फ इस वजह से सुहेल से मरूब हो गई थी कि वो मेरे हुस्न की बहुत तारीफ करता था। किस्सा ये था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी आलिया ने उसी स्कूल में दाखिला ले लिया जिसमें मैं पढ़ती थी। इस तरह हम साथ आने जाने लगे। आलिया को सुहेल स्कूल छोड़ने और लेने आता था। पहले मुझे हमारे वालिद और कभी मुलाजमा छोड़ने जाती थी। जब आलिया का साथ मिला तो उसी के साथ आने जाने लगी। इस तरह मैं उसके घर भी जाया करती। वहाँ सुहेल मुझसे बातें करने लगता और मेरी बहुत तारीफ करता। एक रोज उसकी बीवी बीमार होकर मेके चली गई। दरअसल वो अपने 5वें बच्चे को जन्म देने गई थी। घर में उसके चारों बच्चे बूढ़ी दादी के पास थे। सुहेल को मुझे घेरने का मौका मिल गया। वो एक खूबसूरत शख्स था। कद काठ से शक्लो सूरत और शख्सियत से भी अच्छा था। चरब जुबान कमाल का। और मैं टीन एज थी, उसे अपना आइडल बना लिया और उसकी मीठी जुबान के घेरे में आ गई। उसकी बीवी मेके में ही थी। एक रोज स्कूल जाने के बहाने सुहेल के साथ अकेली चली गई और उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मुझ पर घर वालों का ऐसा खौफ गालिब आया कि घर से ही निकल गई। जवान बेटी अचानक घर से भाग जाए तो ये वालिदैन के लिए मरने का मकाम था। बहरहाल एक हफ्ते की तंगो दो के बाद घर वालों ने मुझे तलाश कर लिया। वालिद साहब ज़ारो कतार रोते हुए मुझे घर ले आए। आंसुओं से उनकी सफेद दाढ़ी भीग गई थी। माँ भी दीवानी सी हो रही थी। घर लाकर वालिद ने मुझको मारा पीटा और ना बेइज्जती की बल्कि तहम्मुल से समझाया कि बेटी तुम कमसिन और नादान हो। सुहेल से निकाह करना तुम्हारा जज्बाती फैसला है। वो 5 बच्चों और बीवी वाला एक शादीशुदा मर्द है। तुम फौरन उससे रिश्ता खत्म कर लो। ये सरासर गलत फैसला है। तुम्हें चंद दिनों बाद ही उस पर पछताना पड़ेगा। मेरे सर पर तो इश्क का भूत सवार था और अक्ल पर पर्दे पड़े हुए थे। मैं कोई साहूकार की बेटी ना थी, बस हम इज्जतदार लोग थे। आंखों पर मोहब्बत का ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि मैंने वालिद की बात से साफ इनकार कर दिया और सुहेल के साथ जिंदगी गुजारने का पुख्ता इरादा जाहिर किया। घर का जो फर्द भी मुझे समझाता, मैं उसकी बात समझने की बजाय रो रो कर हलकान हो जाती थी। यहाँ तक कि खुदकुशी करने तक की नौबत पहुँच गई। तब वो मजबूर हो गए और इज्जत के साथ बरादरी वालों के सामने मेरी रुखसती कर दी, क्योंकि अभी तक मेरे निकाह और घर से गायब रहने का इल्म किसी को ना हुआ था। बाप ने अपनी इज्जत बचाई और मैं शादी होकर बकायदा दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। जब सुहेल की पहली बीवी मेके से आई तो हैरान रह गई कि उसकी बेटी की हम जमात उसकी सौतन बनकर घर आ चुकी है। उस वक्त मेरी नंदों और सास ने मेरा साथ दिया, क्योंकि वो सुहेल से मोहब्बत करती थी। उसे ही अपना सरबराह दुख सुख का सहारा समझती थी। उन्होंने सुहेल की खुशी की खातिर न सिर्फ मुझे कबूल किया बल्कि मेरे लिए ढाल भी बन गई। अब मैंने शर्त रखी कि वो मुझे अलहदा घर में रखेंगे, मैं सोतन के साथ नहीं रहूंगी। उन्होंने ये शर्त मान ली और पहली बीवी को दूसरे किराए के मकान में बच्चों समेत मुंतकिल कर दिया और मैं नंदो देवर और सास के हमरा रहने लगी। सुहेल इधर भी रहते और पहली बीवी बच्चों को भी वक्त देते थे। उनकी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई और मैं यही समझ रही थी कि वो बस मेरे हैं, सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करते हैं। पहली बीवी के पास तो वो सिर्फ रस्में दुनिया निभाने को जाते हैं। 6 माह बाद ही पता चल गया कि ऐसी शादी का अंजाम होता क्या है और घर से भागकर आने वाले की ससुराल में क्या इज्जत होती है। बात बात पर घर से भागी हुई के ताने मिलते। भागी हुई कह कह कर ससुरालियों ने मेरा जीना हराम कर डाला। मैं घर का खाना बनाने में तो सास का हाथ पटाती थी, मगर मुझसे नाश्ते के वक्त उठा नहीं जाता था, क्योंकि वालिदैन के घर रात में देर तक मोबाइल देखती, तब सुबह भी देर से उठती थी। सवेरे जल्दी उठने की मेरी आदत ही नहीं थी, जबकि सास कहती कि तुम जल्द उठ जाया करो और नाश्ता सबके लिए तुम ही बनाया करो।
सुहेल और मेरे देवर सुबह 7 बजे घर से चले जाते थे। सास फजर के वक्त उठ जाती थी, लेकिन मेरे लिए इतनी जल्दी उठना आसान अमर ना था। उठ भी जाती तो थोड़ी देर जागने के बाद फिर सो जाती और 11 बजे तक सोती रहती। इस बात पर सास मुझसे खफा रहने लगी। एक रोज उन्होंने मुझे सुबह 5 बजे जगाया और कहा कि आज तुम सबका नाश्ता तैयार करोगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो फजर की नमाज पढ़कर सो गई। मैं उठी, चाय बनाकर पी ताकि आंखें पूरी तरह खुल जाएं, नींद का खुमार दूर हो। दूध का पतीला निकालकर चूल्हे पर रखा और सोफे पर लेट गई कि ये जरा गर्म तो हो जाए, चाय बनाती हूँ। सोफे पर लेटते ही गहरी नींद ने आ लिया। खबर ना हुई कब दूध उबल उबल कर चूल्हे में गिरा, चूल्हा भर गया। जले दूध की बू सारे घर में फैल गई और गैस भी लीक होती रही, क्योंकि चूल्हा बुझ गया मगर बटन तो ऑन था। सभी के नथनों में नागवार बू पहुंची तो हर कोई खांसता हुआ अपने कमरे से निकला। सास भी उठ गई। किचन में जाकर देखा तो अजीब बर्बादी का समा था। वो गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। उस रोज सुहेल भी घर पर ना थे, वो पहली बीवी के पास गए हुए थे। बस सास ने मुझे जब सोफे पर बेखबर सोते हुए पाया तो गुस्से से भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी और मुझे नींद के खुमार से भरी आंखों वाली को धक्के देकर घर से निकाल दिया। इतनी सुबह कहाँ जाती। साथ में अम्मा बाबा का घर था, जिसका दरवाजा इस वक्त खुला हुआ था और वालिद फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए हुए थे। सर पर ओढ़नी, न पैर में जूती। सुहेल के घर से निकलकर मैं अपने वालिद के मकान में चली गई। लड़खड़ाते कदमों से डरते और रोते हुए उस घर की दहलीज पार की, जहाँ से एक रोज बगैर वालिदैन की इज्जत का ख्याल किए निकल पड़ी थी। रोते कांपते देखकर मोहब्बत से मजबूर ममता की मारी माँ ने मुझे पनाह दी और अपनी बाहों में ले लिया। ये वही घर था जिसको मैंने मोहब्बत की खातिर ठोकर मार दी थी। प्यार करने वाले माँ बाप को धोखा दिया था। इसी छत ने मुझे पनाह दी, वरना कहाँ जाती। मैं इकलौती औलाद, वालिद भी अपने दिल से मेरी मोहब्बत नहीं निकाल सके थे। उन्होंने सुहेल को बुलाकर जवाब तलब किया। उसने माफी मांगी और कहा कि जब ज़ेब के साथ मेरे घर वालों ने ऐसा सलूक किया, मैं घर पर नहीं था। मेरे वालिद के कदमों को हाथ लगाया और मेरा ख्याल रखने का वादा किया। तब वो बोले कि अब अगर मेरी बेटी से नाता रखना है तो इसे अपने घर वालों के साथ नहीं रखोगे। मैं उसे अकेला भी तो नहीं रख सकता था। मुझे कारोबार देखना होता है, काम के लिए जाना होता है। आपका भी कोई और बेटा बेटी नहीं है। आप बुढ़ापे में अकेले हो। अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो अपने मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दे। आपकी बेटी आपके पास रहेगी। गोया सुहेल ने इस तरह उनसे घर दामाद बनने की दरखास्त की थी। भला अब्बू ने हमसे किराया क्या लेना था। उन्होंने सुहेल की दरखास्त को मान लिया। उन्होंने सोचा इस तरह कम से कम हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। अब मैं और सुहेल वालिद साहब के घर रहने लगे। वो एक दिन मेरे साथ रहते और एक दिन दूसरे घर में, जहाँ उनके बहन भाई माँ बाप रहते थे। अपनी पहली बीवी और बच्चों को भी उनके हमरा दोबारा से रख लिया कि वो भी अकेले ना रहे और 2 घरों का किराया भी देना ना पड़े। मेरे वालिदैन के घर में सुहेल मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे और मेरे माँ बाप के साथ भी इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते थे, लेकिन घर का खर्चा ना देते। हमारा तमाम खर्चा मेरे वालिद ही उठाते। उस पर भी अब्बू चुप हो रहे कि उनकी कमाई खाने वाला दूसरा कौन था। मैं ही तो उनका सब कुछ थी। पहले या बाद में उनके सब असासे मेरे ही तो थे। जिंदगी आराम और सुकून से गुजर रही थी। सुहेल रोजाना अब्बू की गाड़ी पर मुझे सैर के लिए ले जाते। अपनी गाड़ी उन्होंने दूसरे घर और बच्चों के लिए रखी हुई थी। हमें कहीं भी जाना होता तो मैं बाबा से कहती, वो मुझे अपनी गाड़ी दे देते। वो बहुत ठंडे दिलो दिमाग के इंसान थे। चाहते थे कि बेटी और दामाद में झगड़ा ना हो, लोग ना सुने और कोई हम पर ना हंसे। बेशक रुपया पैसा खर्च हो, लेकिन इज्जत खराब ना हो। मेके में मेरा 1.5 साल आफियत से गुजर गया। एक दिन अचानक 5 मर्द हमारे दरवाजे पर आए। वालिद साहब ने दरवाजा खोलकर सवाल किया, आप कौन लोग हैं और किससे मिलने आए हैं। वो कहने लगे कि आप इसे मिलने आए हैं, हम सुहेल के दोस्त हैं और उसके बारे में बात करने आए हैं। वालिद साहब घबरा गए, बोले वो घर पर नहीं है। आने वाले लोग कहने लगे, ठीक है वो घर नहीं है, लेकिन रहता तो यहाँ ही है। उसने आपकी तरफ भेजा है, आप हमारी बात सुन लें। अब्बू घबराए हुए थे कि सुहेल के इतने दोस्त क्यों आ गए।
मेरे दामाद को तो कुछ नहीं हो गया। खैर, उन्होंने कुछ सोचकर उन लोगों से कहा, जरा ठहरिए, मैं सुहेल को फोन मिलाकर आपकी बात करवाता हूँ। वालिद साहब जेब से फोन निकालने लगे तो ये गुंडे उनको धक्का देकर घर के अंदर दाखिल हो गए। ये रात 8 बजे का वक्त था। ये रकम का मुतालबा करने लगे। आपके दामाद पर हमारा 40 लाख का कर्ज है, वो आपके पास रहता है, आप उसके सरबराह हैं, तो उसके कर्ज की अदायगी के भी आप जिम्मेदार हैं। या तो इस रिश्ते से इनकार कर दें कि वो आपका दामाद नहीं है और इस घर में नहीं रहता, या फिर उसका कर्जा चुकता करें। अब हम ज्यादा सब्र नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब ने बहुत कहा कि उसको आने दें, रूबरू बात हो तो इस मसले का हल निकालते हैं, मगर उन्होंने एक ना सुनी। वो कह रहे थे कि बेवकूफ बूढ़े, उसने तो हमें तुम्हारे घर का रास्ता दिखाया है कि जाओ मेरे ससुर से रकम ले लो, वो ही मेरे सरपरस्त हैं। मेरे वालिद ने कहा कि मैं ऐसे कैसे आप लोगों को रकम दे दूं, मुझे उसके कारोबार के बारे में कुछ मालूम नहीं और ना आप लोगों को जानता पहचानता हूँ। उन्होंने कहा कि हम खुद तुम्हारी उससे बात करवा देते हैं। उन्होंने फोन मिलाकर सुहेल से बात की और कहा कि तुम हमारा तारुफ करवा दो, और फोन मेरे वालिद के कान पर रख दिया। सुहेल ने अब्बू से कहा, ये लोग मेरे कारोबारी शरीक हैं, जितनी रकम दे सकते हैं इस वक्त इनको दे दें, मैं घर आकर आपको दे दूंगा। इस वक्त मैं नहीं आ सकता कि किसी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। ये कहकर फोन बंद कर दिया। मेरे अब्बू बेचारे पसीना पसीना हो गए। आखिरकार वो गुंडे घर से सारा जेवर और कीमती चीजें ले गए, और जब अब्बू ने मज़ाहमत की तो मेरे वालिद को खूब मारा। बोले, रकम का फौरी बंदोबस्त कर दें, वरना हम तुम्हारे दामाद को खत्म कर देंगे। अब हम उसको बख्शेंगे नहीं। थोड़ा बहुत रुपया जो वालिद साहब ने घर में रखा हुआ था वो तो दे दिया, मगर वो मकान के कागजात मांगने लगे कि हम इस तरह अपना कर्जा चुकता कर जाएंगे। कागजात मेरे वालिद ने नहीं दिए। वो समझ गए थे कि हम गैर लोगों में फंस गए हैं। तभी अब्बू जान के समझाने पर मैंने सुहेल से तलाक ले ली, क्योंकि ये ऐसा वाकया हुआ था कि खुद मैं भी डर गई थी। सुहेल ने बताया कि मैंने उन लोगों का कर्ज जरूर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे कर्ज की वसूली की खातिर एक जगह बंद कर दिया था। अगर मैं फोन पर जैसे वो कहलवाना चाह रहे थे वैसा ना कहता तो मुमकिन था वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा देते। वो असला भी रखते थे, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा। मैं उस वक्त बेबस था। मैंने तो सुहेल की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन वालिद साहब ने ना किया। कहा कि जो शख्स बुरा वक्त पड़ने पर गुंडे हमारे घर भेज सकता है, वो कल कोई इससे ज्यादा बेहुदा हरकत भी कर सकता है। अगर कर्ज हुआ ऐसे ही तंग कर रहे थे तो मुझसे कहता। शुरू दिनों में तलाक लेने का मुझे दुख था, दिल पर बहुत चोट लगी थी, जिंदगी बेमायने लगती थी। तलाक लेने के बावजूद मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी। सोचती थी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिल सकता जो हर वक्त मेरी तारीफें करता रहता था। वक्त के साथ साथ खुदा ने मुझे सब्र दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल को सुकून मिला। मैं तालीम याफ्ता थी, अगरचे मुझे खर्चे की जरूरत ना थी, फिर भी खुद को बहलाने की खातिर अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। मैंने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। वहाँ अपनी हम उम्र टीचरों और लड़कियों के साथ मेरा दिल लग गया। सोचा भी ना था कि दोबारा शादी करूंगी। एक शख्स का तल्ख तजर्बा बहुत था, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 2 साल बाद मेरा रिश्ता तय हो गया। जब मैं 16-17 साल की एक दो शीजा थी तो मुझे अंधी मोहब्बत ने एक शादीशुदा मर्द से बांध दिया, जिसके पीछे मैंने अपने खानदान की इज्जत बर्बाद कर ली। आज सोचती हूँ तो जिंदगी के रंग नजर आते हैं। मेरी दूसरी शादी एक गैर शादीशुदा लड़के से हो गई, जिसका नाम अरसलान था। ये रिश्ता मेरे वालिद साहब ने ढूंढा और करवाया था। अरसलान उनके मरहूम दोस्त का बेटा था। वो वालिद के पास कारोबार के बारे में मशवरा लेने आया तो बातों बातों में वालिद ने पूछ लिया, बेटे तुमने अभी शादी क्यों नहीं की? तुम तो अच्छा कमा रहे हो और अपने मरहूम बाप का कारोबार भी खूब संभाल लिया है। अंकल, मेरी वालदा बीमार रहती हैं, वालिद हयात होते तो मेरी शादी करवाते, अब कौन करवाएगा भला? इस पर अब्बू ने उसे मेरे बारे में बताया और पूछा कि अगर तुम राजी हो तो मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे करने पर तैयार हूँ। तुम्हारा बाप मेरे बचपन का दोस्त था, तुम्हारी सारी फैमिली मेरी देखी भाली है। कुछ देर सोचने के बाद अरसलान ने हाँ कह दी। शायद उसे अपनी बीमार माँ के लिए भी घर में एक सहारे की जरूरत थी। चंद दिन बाद वो अपनी वालदा को ले आया। उनकी वालदा मेरी वालदा के पास कई बार आ चुकी थी। खवातीन की भी रजामंदी हो गई तो मेरी शादी अरसलान से कर दी गई।
इस बार मैंने अपने वालिद साहब की खुशी को मद्देनजर रखते हुए उनका कहना मान लिया और मेरे वालिद की पसंद मेरे लिए मुबारक साबित हुई। अरसलान उनकी कदर करते और मेरी भी। वो बहुत अच्छे इंसान साबित हुए। अब मुझे दूसरी शादी करके कोई पछतावा ना था, सिवाय इसके कि अगर मैं सुहेल के साथ घर से भागकर शादी ना करती तो ये मेरी पहली शादी होती। अरसलान के घर में पहली बार माँ बनी। मेरे गुलशन में वो खूबसूरत फूल खिले जिनकी महक ने घर को मुअत्तर बना दिया। पहली गलती के बारे में अब सोचना तक न चाहती थी। सुहेल के साथ मोहब्बत दरअसल मेरे लिए यादों का नासूर थी। वो मोहब्बत नहीं, मेरे दिमाग का फतूर था। काश हम लड़कियां जो अपने खूबसूरत सपनों में डूबी रहती हैं अक्ल से काम लिया करें। मैं तो कहती हूँ किसी लड़की को इस कम उम्री में अपनी मर्जी से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त नापुख्ता जहन की मालिक होती हैं। तालीम याफ्ता और कम से कम 22 साल की उम्र के बाद कोई दाना लड़की अपनी किस्मत का फैसला सही कर सकती होगी। ताहम अपने बुजुर्गों का साथ हो तो वो शादीशुदा बेटी पर छप्पर छांव की तरह रहते हैं, दुख सुख में उसका साथ भी देते हैं। और ससुराल वालों को भी इल्म होता है लड़की लावारिस नहीं है, उसके वारिस हैं। हमसे अगर ज्यादती हो गई तो वो पूछ पूछ करने आएंगे। यूं भी औरत की राह कांटों से भरी होती है और लड़कियां इस चक्कर में बर्बाद हो जाती हैं। मैं खुशकिस्मत थी कि ठोकर खाकर वालिदैन की तरफ मुड़ी तो उन्होंने गले से लगा लिया, मगर मेरी स्कूल की साथी उस्तानी जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी उसका नसीब मेरे जैसा ना था। उसके महबूब ने शादी का वादा करके उसे बीच मंझधार में छोड़ दिया था। वो मुसीबत का वक्त तो किसी तरह से मिल गया। उसके बाद उसकी फिर से शादी ना हो सकी और वो भी दूसरी जख्म खोरदा लड़कियों की तरह राह इश्क की कठिन मुसाफत में काम आ गई। इस राह इश्क में कोई फना हो जाता है और कोई ठोकर खाकर संभल जाता है। जब वालिदैन ने उसे कबूल ना किया तो एक नेक तबीयत लेडी डॉक्टर ने उसे पनाह दी और फिर उसे अपनी सहेली के सपुर्द कर दिया जो स्कूल की प्रिंसिपल थी। निदा FA पास थी। खातून प्रिंसिपल ने ना सिर्फ उसे बेटी बनाकर अपने घर में रख लिया बल्कि अपने स्कूल में टीचर लगाया। इस तरह वो अपने पांव पर खड़ी हो गई और तालीम भी जारी रखी। उसके कई रिश्ते आए। प्रिंसिपल ने निदा को समझाया कि तुम घर बसा लो, मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ और एक माँ की तरह तुमको रुखसत कर दूंगी। मगर निदा राजी ना हुई। एक बार शादी के ख्वाब में खोकर अपनी पाकीज़गी गवा चुकी थी। बस ये ख्याल ही उसकी रूह को लर्जाने के लिए काफी था कि शादी करेगी तो बर्बादी होगी। वो जिस घर में रहती थी वहाँ उसे इज्जत और दौलत और मोहब्बत मिल गई थी, तहफ्फुज भी मिला था, तो शादी उसके लिए एक बेमकसद चीज होकर रह गई थी। मैंने कई बार उसको समझाया कि निदा माजी तो गुजर चुका है, उसे भुलाकर अपना घर बसाओ, क्यों कर उम्र भर ऐसे ही जिंदगी बिता पाओगी। उसका जवाब होता कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, कभी जरूरत महसूस की तो सोचूंगी, मगर अभी मेरा दिल इस अमर पर आमादा ही नहीं होता। लगता है कि मेरा दिल, मेरी ख्वाहिशात मर चुकी हैं। मैं तो बच्चों में मसरूफ हो गई। शादी के बाद स्कूल की जॉब भी छोड़ दी। शुरू में निदा से मुलाकात रही, बाद में मुलाकात भी ना हो पाई थी। एक दिन वो अचानक मिल गई। मैंने पूछा क्या शादी की है या अभी तक अपनी जिद पर कायम हो। बोली पहले दिल आमादा ना होता था, जब दिल आमादा किया, तन्हाई मिटाने के लिए शादी की जरूरत महसूस हुई तो उम्र बहुत आगे से रख चुकी थी। अब रिश्ते तो ना आते थे। प्रिंसिपल अम्मी ने खुद भी कोशिशें की लेकिन बात ना बनी। प्रिंसिपल अम्मी बूढ़ी हैं, उनको मेरी जरूरत है। उनको छोड़कर कैसे चली जाती। उनकी खिदमत में वक्त कटता रहा और अब 45 साल की हो गई हूँ। प्रिंसिपल अम्मी भी फोत हो गई हैं। उनके बेटे और बहू के साथ रहती हूँ। वो मुझको इसी तरह इज्जत और मोहब्बत से रखे हुए हैं जैसे उनकी अम्मी रखती थी। उनका स्कूल भी मैं संभालती हूँ, उनकी जगह पर प्रिंसिपल हूँ। आईना देखती हूँ तो आईना भी कहता है कि 2-4 साल में और बूढ़ी हो जाऊंगी, तो इस उम्र में शादी की क्या जरूरत है। निदा का जवाब सुनकर मैं लाजवाब हो गई। इस कहानी में उन लड़कियों के लिए सबक है जो जज्बात की रूह में बहकर अपने माँ बाप की इज्जत को बर्बाद करके घरों से भागकर शादियां करती हैं। उनकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होती है। शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसकी जिंदगी संवर जाए,
لیکن پھر بھی وہ اپنی ماضی کے ان تلخ لمحات کو یاد کر کے پل پل جیتی ہیں اور پل پل مرتی ہیں۔ کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔